Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So in this video we are going to discuss the current affairs news analysis for 18th, 19th and 20th of June 2023. तो तीनों दिनों का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे, संडे मंडे और ट्यूसडे, है ना। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर लास्ट 2 डेज नहीं बन पाया था वीडियो, लेकिन आज हम तीनों कवर करेंगे, हम विद न्यूज़पेपर कवर करेंगे, तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा कोई ऐसी न्यूज़। पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इज सिचुएटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द सतपुड़ा रेंज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैव इंस्क्रिप्शंस ओनली टिल द मेसोलिथिक पीरियड। एंड तीसरा कह रहा है इट इज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003। तो आपको बताने कितने स्टेटमेंट सही हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट या नन ऑफ दी अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 स्टेटमेंट ओनली। देखो पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि ये भीमबेटका जो है वो सतपुड़ा के फुटहिल्स में नहीं बल्कि विंध्यन फुटहिल्स में है, सो दैट इज द रॉन्ग थिंग इन फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैव इंस्क्रिप्शंस ओनली टिल द मेसोलिथिक पीरियड, ये भी गलत है। इनफैक्ट भीमबेटका में तो तुम्हारा अपर पैलियोलिथिक से लेकर के पूरा अभी तक के शेल्टर्स आपको मतलब गुप्ता पीरियड तक के आपको मिल जाएंगे। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज डेजिग्नेटेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003। ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं विद रेफरेंस टू द विंड एनर्जी कैपेसिटी। अब ये विंड एनर्जी कैपेसिटी के ऊपर स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया रैंक्स 4th इन विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया हैज़ डेवलप्ड अराउंड 15 गीगावाट ऑफ डोमेस्टिक विंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ है नन। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये पीआईबी का न्यूज़ एक्चुअली 2-4 दिन पहले आया था, पीआईबी के उसमें न्यूज़ एनालिसिस में इंडिया 4th हो गया है वर्ल्ड में विंड एनर्जी कैपेसिटी में। सेकंड की इंडिया ने डेवलप किया अराउंड 15 गीगावाट ऑफ डोमेस्टिक विंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये भी सही है। तीसरा है मैग्डालेना रिवर इज लोकेटेड एट। तो आपको बताना है कि मैग्डालेना रिवर इनमें से कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शंस आर कोलंबिया, इक्वाडोर, मोरक्को या पनामा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए कोलंबिया। याद रखिएगा मैग्डालेना रिवर इज लोकेटेड इन कोलंबिया, सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हम मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। तो एक पहली न्यूज़ थी वैभव फेलोशिप के रिगार्डिंग, तो नोट डाउन दिस पार्ट। वैभव फेलोशिप क्या है? तो वैभव फेलोशिप नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दिया जाएगा। इसका एम क्या है? द एम इज टू कनेक्ट द इंडियन स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड मेडिसिन डायस्पोरा विद द इंडियन एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशंस फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क। तो इंडिया के जो स्टेम में एसोसिएटेड लोग हैं यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड मेडिसिन में लगे हुए जो लोग हैं, जो डायस्पोरा है, उसको इंडियन एकेडमिक एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च में जोड़ने के लिए बेसिकली ये फेलोशिप प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना। तो अंडर दिस 75 वैभव फेलोशिप वुड बी अवॉर्डेड टू आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसमें बेसिकली किसको दिया जाएगा? NRI, OCI एंड PIO, ठीक है ना। NRI, OCI एंड PIO, इसीलिए वैभव फेलोशिप याद रखिएगा। ऊपर मैंने डायस्पोरा नाम लिया। डायस्पोरा मतलब जो दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, NRI, OCI, PIO who are engaged in the research activities in the respective countries, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग थिंग। एंड 18 आइडेंटिफाइड नॉलेज वर्टिकल्स लिए गए हैं वैभव फेलोशिप के लिए, जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, हेल्थ, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस, मटेरियल साइंस, ये सारे लिए गए हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड वैभव फेलोशिप बेसिकली कब तक ले दी जाएगी? एंड द ईयर इज मैक्सिमम ऑफ 3 years, है ना। याद रखिएगा टोटल टाइम पीरियड इज मैक्सिमम 3 years एंड एप्लीकेंट शुड बी अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एंड करेंटली दे शुड बी लिविंग इन अब्रॉड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज रैंक्ड इन द टॉप 200 इन NIRF ओवरऑल रैंकिंग्स एंड हैविंग NAAC A ग्रेड 3.0 और अबव एंड साइंटिफिक, ये सारी अलग अलग वो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। ये आपको इतना याद नहीं रखना, तो यू डोंट रिमेंबर दिस थिंग है ना, तो याद रखिएगा, इसको आपको याद नहीं रखना है। अब जो मैंने आपको विंड के रिलेटेड बताया था वो न्यूज़ भी यहाँ पे मैंने लिख दी है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में जो विंड एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। तो राजस्थान was felicitated for achieving the highest wind energy wind capacity addition, याद रखिएगा जो एडिशन सबसे ज़्यादा किया है वो राजस्थान ने किया है। गुजरात फॉर अचीविंग द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू ओपन एक्सेस एंड तमिलनाडु फॉर इनिशिएटिंग द रीपावरिंग ऑफ विंड टर्बाइंस। तो यहाँ पे तमिलनाडु, गुजरात एंड राजस्थान को अवार्ड दिया गया है विंड एनर्जी के रिलेटेड। याद रखिएगा 3 स्टेट्स इंडिया में जो बहुत आगे हैं विंड एनर्जी में, वो है राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, इनके नाम याद रखिएगा। एक विंड एटलस भी प्रिपेयर की गई है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, याद रखिएगा विंड एटलस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी एंड इट हैज एस्टिमेटेड द ऑनशोर विंड पोटेंशियल ऑफ द कंट्री टू बी 1164 गीगावाट, है ना। तो हमारे जो इंडिया का ऑनशोर विंड पोटेंशियल है एनर्जी का वो है 1164 गीगावाट। एंड करेंटली हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो करेंटली हम बहुत मतलब अच्छी पोजीशन पे हैं। इंडिया नाउ रैंक्स 4th इन द विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा इंडिया नाउ रैंक्स 4th इन द विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। एंड विद द कंटिन्यूअस एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट द कंट्री हैज डेवलप्ड अराउंड 15 गीगावाट ऑफ डोमेस्टिक विंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मेकिंग इट आत्मनिर्भर। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं हम, आज के पहले न्यूज़पेपर में आएंगे और फिर जो कल का न्यूज़पेपर था और जो बाकी के न्यूज़पेपर हैं उनको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो पीछे से हम शुरू करते हैं, सबसे पहले फ्रॉम द लास्ट पेजेस, डेफिनेटली वहाँ से ज़्यादा बेटर है। तो पहली जो न्यूज़ है बीटल गीज के रिगार्डिंग, अगेन लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो 6-7 दिन पहले बीटल गीज पहले आया था। तो बीटल गीज इज़ अ रेड जायंट स्टार, याद रखिएगा। पहले तो बीटल गीज क्या है, बीटल गीज इज़ अ रेड जायंट स्टार और ये किसका पार्ट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशन ओरायन, याद रखिएगा ओरायन कॉन्स्टलेशन है उसका ये पार्ट है। थोड़ा सा मैंने आपके लिए एक नोट्स टाइप का बना दिया है कि रेड स्टार क्या है। तो रेड जायंट जो होता है, रेड जायंट स्टार जो होता है, इट इज एक्चुअली द डाइंग स्टार इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ द स्टेलर एवोल्यूशन। जो उसका एवोल्यूशन है स्टार का, उसके जो लास्ट स्टेजेस है ना, उनमें से एक है रेड जायंट या रेड जायंट स्टार, ठीक है ना। तो ये वो स्टेज है जब मतलब वो अपने डेथ की ओर होता है स्टार, एंड धीरे धीरे उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, उसका फ्यूजन करके हीलियम बना करके ये सारी चीज़ें मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये अलग अलग स्टेजेस आते हैं। तो रेड जायंट जो है, इट इज स्टार इन इट्स डेथ स्टेजेस। ये क्या है, इट इज अ स्टार इन द डेथ स्टेजेस। इट हैज स्लोली swollen up to many times its original size. Once at the red giant stage, a star might stay that way up to a billion years। मतलब कि ये भी है कि अब वो रेड स्टार के रूप में भी बहुत दिनों तक रहेगा, ऐसा नहीं कि 5 साल 2 साल 6 साल रहेगा, है ना। Then the star will slowly contract and cool to become white dwarf। तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो किस तरीके से इवोल्यूशन होगा, तो रेड जाइंट स्टार जो रहेगा, रेड जाइंट स्टार जो रहेगा, फिर धीरे धीरे वो कूल ऑफ होगा एंड कूल होके कॉन्ट्रैक्ट होगा और क्या बनेगा, व्हाइट डॉर्फ बनेगा। तो अगर आपसे यूपीएससी इस तरीके से कंफ्यूज करता है कि व्हाइट डॉर्फ के बाद रेड जाइंट स्टार बनता है या रेड जाइंट स्टार के बहुत पहले व्हाइट डॉर्फ बन जाता है, ये गलत है। रेड जाइंट स्टार, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि रेड जाइंट स्टार है, उसके बाद वो व्हाइट डॉर्फ बनता है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे और लूज करता है अपनी एनर्जी को एंड द स्टार विल बिकम टोटली कोल्ड, एंड जब टोटली कोल्ड बन जाएगा तो इट विल नॉट रेडिएट एनी एनर्जी और तब वो बनेगा ब्लैक डॉर्फ, याद रखिएगा। देन इट विल बिकम द ब्लैक डॉर्फ। तो रेड जाइंट स्टार के बाद आपका व्हाइट डॉर्फ बनता है और उसके बाद आपका जब वो पूरा कूल हो जाता है और कोई भी एनर्जी नहीं रेडिएट करता तो वो क्या बनता है, द ब्लैक डॉर्फ, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आप याद रखिएगा। बीटल गीज के रिगार्डिंग बहुत सारी रिसर्च है बट वो पूरा यूपीएससी नहीं पूछेगा आप लोगों से, एंड इट विल नॉट आस्क यू कि क्या कैसे इसमें चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएशन क्या है इसके, मतलब चमकने में क्या वेरिएशन है ना। तो ये दिस विल नॉट बी आस्क्ड टू यू, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
अब इस न्यूज आइटम में थोड़ा सा यहाँ पे देखो लिखा है बीटलगीज इज द 7th ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई डिस्काउंटिंग द सन एंड इट इज द ब्राइटेस्ट ऑफ द वेरिएबल स्टार्स। समटाइम्स बीटलगीज बिकम्स नियरली एज ब्राइट एज रीगल, ये भी कुछ नाम है तो आप देख लीजिए। तो बीटलगीज वैसे 7th ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई का, लेकिन कई बार ये चमकता है तो रीगल के बराबर, यानी कि रीगल जो है वो 4th ब्राइटेस्ट स्टार है, ओरायन कॉन्स्टलेशन का ही है। एंड इसके अलावा एक और है स्टार है मीरा, देयर इज MIRA मीरा। तो अगर आपसे कभी ओरायन या आपसे रीगल या मीरा ऐसे नाम देकर के पूछता है यूपीएससी, बीटलगीज, मीरा, रीगल, दीज वर इन न्यूज, व्हाट आर दीज, दीज आर ऑल स्टार्स। तो इस तरीके से कंफ्यूजन मत करना, याद रखना इसको, है ना। अगली जो न्यूज़ है वह ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हैज़ अफेक्टेड द अर्थ टिल्ट। तो अब एक नई यहाँ पे स्टडी हुई है जिसमें ये बताया गया कि जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है कैसे उस कारण से जो अर्थ का टिल्ट है वो चेंज होता जा रहा है ना। तो अर्थ का जो एक्सेस है दैट इज टिल्ट नियरली 80 सेंटीमीटर टू द ईस्ट नाउ, एंड उसका जो इट हैज़ कॉज्ड, जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है इट हैज़ कॉज्ड द अर्थ एक्सेस टू टिल्ट नियरली 80 सेंटीमीटर टू द ईस्ट, एंड दिस हैज़ बीन फाउंड बाय द न्यू स्टडी। याद रखिएगा लगभग 80 सेंटीमीटर उसका टिल्ट और हो गया है, कॉज हो गया है बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। एंड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है ये भी डिटरमाइन करता है कि कितना एक्सेस हो गया। जैसे अगर मिडिल लैटिट्यूड में आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका टिल्ट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना, रादर देन द ट्रॉपिकल एंड सब ये वाले रीजन्स को छोड़ दो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिसर्च है जो कि आई है, तो बस अपने को ज्यादा नहीं दिमाग में रखना है, दिमाग में केवल इतना रखना है कि हाँ अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपके टिल्ट पे पड़ता है, इट अफेक्ट्स द टिल्ट ऑफ द अर्थ, है ना। एक टर्म था यहाँ पे क्वासर, QUASAR, है ना। क्वासर क्या होता है, तो क्वासर बेसिकली एक क्वाजी स्टेलर ऑब्जेक्ट होता है विच इज एन एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। एक्सट्रीमली ल्यूमिनस मतलब बहुत ज्यादा लाइट उसमें एमिट होती है, क्वासर से बहुत ज्यादा लाइट एमिट होती है, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होता है। एंड इट इन दिस सुपर मैसिव ब्लैक होल विद मास रेंजिंग फ्रॉम मिलियंस टू बिलियंस ऑफ टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन इज सराउंडेड by a gaseous accretion disk, है ना, याद रखिएगा। एंड क्वासर इज बेसिकली क्वाजी स्टेलर ऑब्जेक्ट, एक्सट्रीमली ल्यूमिनस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भैया मिलेट्स को कल्टीवेट करो, मिलेट श्री अन्न है, प्लस ऑब्वियसली बात है इसमें पानी कम यूज होता है तो ड्रॉट रेजिस्टेंट भी रहते हैं और इनको ग्रो करना इजी होता है, सॉइल की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते कि बहुत हमको उपजाऊ मिट्टी चाहिए। और बेसिकली नाबार्ड को भी यही काम दिया गया है कि लोगों को मोटिवेट करें, और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो पूरी करता ही करता है मिलेट्स, प्लस एक बहुत अच्छा मतलब एक स्टेपल अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, यूएन के द्वारा डेजिग्नेटेड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूएन स्लैम्स जेंडर अपार्थाइड इन काबुल। अब यूएन ने कहा है कि जो जेंडर अपार्थाइड हो रहा है काबुल में वो गलत है। अपार्थाइड आप सबको पता है कलर के बेसिस में जो अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको अपार्थाइड बोलते थे, ब्लैक एंड वाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ना। और यहाँ पे जेंडर अपार्थाइड का जो है वो अफगानिस्तान में आप सबको पता चल रहा होगा कि अभी तालिबान जब से आया है उसके बाद से विमेन के साथ बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके कहना चाहिए कि बिल्कुल इक्वालिटी उनके नहीं है और एक तरीके से उनको हर राइट से वंचित रखा जा रहा है। तो इट्स अ जेंडर अपार्थाइड सॉर्ट ऑफ, एंड यूएन ने उसी की बुराई की है, बोला कि बहुत गलत है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। United Nations adopts a first ever agreement to protect marine life in the high seas. याद रखिएगा, members of the United Nations they have adopted the first ever treaty to protect the marine life in the high seas. अब high sea आप सबको पता है कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो high seas है, मतलब जो किसी के इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है, उसके रिमेनिंग जो ओशियंस हैं वो high seas ही कहलाते हैं। एंड दिस इज बेसिकली a first ever treaty to protect the marine life, एंड 20 सालों से ज़्यादा डिस्कशन में चल रहा था
ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक एपी न्यूज़ खोला हुआ है, इसमें देखो लिखा है यूएन मेंबर्स अडॉप्ट फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द मरीन लाइफ इन द हाई सीज। तो वही न्यूज़ जो आपको हिंदू में दिखी थी। तो ये सारे जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, दे हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द मरीन लाइफ इन द हाई सीज एंड डेलीगेट्स फ्रॉम 193 मेंबर कंट्रीज वर देयर। वो 193 कंट्रीज के मेंबर्स थे। दे बर्स्ट इनटू अप्लॉजेस। एंड ये आपको पता है कि ओशियंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड दे ऑल्सो एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स देम इंक्रीजिंगली क्रिटिकल इन रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशंस, क्योंकि एक तरीके से सिंक का काम करते हैं। एंड येट करंटली ओनली 1% ऑफ द वास्ट ओशन एरियाज आर प्रोटेक्टेड। अभी तक ओशंस का केवल 1% एरिया ही प्रोटेक्टेड है। सो दिस ट्रीटी इज टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन वाटर्स आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज। और जो भी नेशनल बाउंड्री के बाहर का सी होता है वो हाई सी कहलाता है, विच कवर्स नियरली हाफ ऑफ द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस का हाफ एरिया जो है वो हाई सीज ही है। एंड इट हैज़ बीन अंडर डिस्कशन फ्रॉम मोर देन 20 ईयर्स। एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी विच विल बी देयर। एंड देखो यहाँ लिखा भी है द न्यू ट्रीटी विल बी ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 20 सितंबर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो ट्रीटी है ये रेटिफाई कब होगी, वंस इट इज साइंड बाय वंस इट विल कम इनटू फोर्स वंस इट इज रेटिफाइड बाय 60 कंट्रीज। एंड दिस ट्रीटी विल क्रिएट अ न्यू बॉडी टू मैनेज कंजर्वेशन ऑफ ओशन लाइफ एंड एस्टैब्लिश मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन द हाई सीज। तो मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हाई सी में बनाने के लिए भी ये बॉडी काम करेगी, मतलब ये जो पूरी ट्रीटी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस न्यूज़ के बाद हम देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। यू कैन मूव अहेड विद मी वेरी इजीली एंड वी विल डू एवरीथिंग। सीनियर आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ रॉ। तो RANW के जो नए चीफ हैं वो हैं रवि सिन्हा, आईपीएस फ्रॉम द 1988 बैच। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अपॉइंटेड हिम। एंड याद रखिएगा रॉ का अपॉइंटमेंट अगर पूछे रॉ चीफ का अपॉइंटमेंट कौन करता है तो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है ना। दैट इज द इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट हैज बीन टेकन बाय दैट रवि Sinha has been appointed. So I hope you got clarity regarding that as well. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे हमने ये न्यूज़ भी कवर कर ली। इंडिया गिफ्ट INS किरपान टू वियतनाम, फोकसेस ऑन एनहांसिंग डिफेंस रिलेशंस एंड सिक्योरिटी। तो हमारे राजनाथ सिंह जो हैं हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, उनकी मीटिंग हुई थी अभी। उनके काउंटर पार्ट जो वियतनाम के, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और वहाँ पर उन्होंने INS किरपान वियतनाम को दिया टू इन्हांस इट्स नेवल कैपेबिलिटीज़। जो वियतनाम है उसकी नेवल कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए बेसिकली ये किया गया। एंड ये ऑब्वियस बात है एक अच्छा मतलब स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन फॉर इम्प्रूविंग द डिफेंस टाइज विद द वियतनाम ऑल्सो, है ना। तो ऑब्वियस बात है हमको अपने चाहे नेवर स्ट्रांग हो चाहे वीक हो उसके साथ हमको अपने रिलेशंस स्ट्रांग करने चाहिए, है ना। अनटिल अनलेस इट इज़ पाकिस्तान जो कि काफ़ी मतलब बदतमीज़ एवं मतलब वैसे कंट्री है जो कि बार बार पीछे से छुरा घोंपने वाला काम करती है ना। तो दैट इज़ द थिंग। कांग्रेस डिमांड्स वाइट पेपर ऑन चाइना बॉर्डर इशू। अब देखो हर कोई वाइट पेपर मांगता है कि वाइट पेपर दो, वाइट पेपर दो। तो वाइट पेपर होता क्या है जो बार बार लोग डिमांड करते इतना ज़्यादा, है ना। तो थोड़ा सा वाइट पेपर मैं आपको बता दूं। वाइट पेपर एक रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट होती है जिसमें प्रॉपर सारे पहलुओं को आइडेंटिफाई किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बड़े ईजी तरीके से रखा जाता है, सामने रखा जाता है, जिसमें ऑथर बताता है कि क्या इशूज़ हैं ताकि सबको वो पूरा इशू अंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर हो जाए एंड ऑल्सो दे कैन टेक सम प्रॉपर डिसीजंस आफ्टर दैट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है यहाँ पे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फोनॉन्स ऑन चॉपिंग ब्लॉक्स आर साउंड पार्टिकल्स क्वांटम 2। तो यहाँ देखो ये तो क्या है बड़े रिसर्च टाइप की चीज़ें हैं। तो इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है क्यूबिट्स। क्यूबिट्स पता है सबसे पहले क्यूबिट्स क्या होते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्यूबिट्स को यूज़ करते हैं एज देयर बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो क्यूबिट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं इन क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है ना। तो क्यूबिट कैन बी अ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और अ क्वांटम सिस्टम इंजीनियर टू बिहेव लाइक अ पार्टिकल, ठीक है ना। तो क्यूबिट खुद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक फोटोन भी हो सकता है, इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स एज वेल। तो ये क्यूबिट याद रखेगा। बट इट्स अ सिस्टम जो बिल्कुल बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो क्यूबिट्स पॉप के रूप में इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। अब हाँ लेकिन बेसिकली बनते कैसे हैं तो ये या तो फोटोन से बनेगा या तो इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ठीक है ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट
टू अंडरस्टैंड थिंग। अब यहाँ पे एक नया जो यूनिट है वो है फोनॉन, जिसका नाम रखा गया है फोनॉन। तो फोनॉन क्या है? फोटॉन्स, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, देखो फोटॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। फोटॉन्स क्या है? लाइट एनर्जी के पैकेट्स हैं। सिमिलरली फोनॉन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। देखो लिखा हुआ है फोनॉन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। देखो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये आर्टिकल ऐसे पढ़ोगे तो समझने बड़ा कठिन है ना। अपने को ये समझना कि अपने काम की कौन कौन सी चीजें और कितना जानने से अपना काम हो जाएगा। तो अपन ने बात कर ली क्यूबिट्स की। क्यूबिट्स क्या होते हैं, क्यूबिट्स कैसे बने हैं वो हमने देख लिया। अब हमने देखा कि भैया नॉर्मली वो फोटोन से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। यहाँ बात चल रही है फोनॉन की। तो फोनॉन क्या होता है वो देख लेते हैं। फोनॉन है आपका, जैसे फोटोन है पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, वैसा ही फोनॉन है पैकेट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब कि साउंड एक तरीके से हो गया ना। वाइब्रेशन क्या हो गया? साउंड हो गया ना। वाइब्रेशन इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ साउंड। जब साउंड का हम बात करते हैं तो हम वाइब्रेशन की ही बात करते हैं। एंड तो ये पूरा आर्टिकल इसी के ऊपर है, क्या हम साउंड बेस्ड सिस्टम पे क्वांटम कंप्यूटिंग डिज़ाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि बहुत सारी, अगर हम इस तरीके से इसका यूज़ करें उसका यूज़ करें तो हम कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। दैट वाज द थिंग। अगला है अ समिट विद सब्सटेंस। आज का एडिटोरियल है समिट विद सब्सटेंस। अब ये आर्टिकल लिखा गया है क्योंकि वर्ल्ड लीडर जो हैं वो फाइनेंस के माध्यम के मतलब उसके लिए, फाइनेंस की चीज़ों के देखने के लिए एक न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट करने के लिए इकट्ठा होंगे फ्रांस में, ठीक है ना। न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट, याद रखिएगा, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट कहाँ पे हो रहा है ये? एंड दिस इज हैपनिंग इन फ्रांस एंड दे विल मीट देयर। एंड फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ इंडिया जो रहेगा, इट विल बी को चेयरिंग द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ दिस समिट, ठीक है ना। तो न्यू क्लाइमेट जो आपका न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट है उसके लिए को चेयर इंडिया भी रहेगा। और इंडिया को ये सब माना जा रहा है कि इट विल रिप्रेजेंट द ग्लोबल साउथ जो है उसकी आवाज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि अगर आप देखें जो फिनेंस की आवश्यकता है वो कितनी ज़्यादा है वर्ल्ड में। एक तो आपका पेरिस डील हुआ था 2015 में, है ना, COP21 के दौरान। इसके बाद आपको पता है SDG भी आए थे 2014-15 के टाइम पे ही। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे जो कि 2030 तक पूरे करने हैं। अब ऐसे में, इन ऐसे टाइम पीरियड में आपको कितना फिनेंस की आवश्यकता पड़ेगी? तो ऑथर ने कहा जो फिनेंस है वो लगभग एक साल में आपको $4 ट्रिलियन चाहिए एवरी ईयर। $4 ट्रिलियन एवरी ईयर चाहिए। स्पेशली जो एसोसिएशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स है, वल्नरेबल 20 है, वल्नरेबल ग्रुप है, इसके अलावा जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऐसी कंट्रीज में ये आपका क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस की आवश्यकता है। $2 ट्रिलियन समझ लो आपको क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए चाहिए, और $2 ट्रिलियन आपको SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए चाहिए। लेकिन ऑथर ने कहा कि जो इकट्ठा हो पा रहा है वो कितना है? $204 बिलियन। वो भी ये हाईएस्ट था, अपने आप में रिकॉर्ड था, है ना, $204 बिलियन। तो ऑथर का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस हैं और बहुत कम इकट्ठा हो पा रहा है। मतलब जो कमिटमेंट है और जो फाइनली मिल रहा है उसमें बहुत बड़ा गैप है। देयर इज द गैप बिटवीन द प्रॉमिस एंड पेमेंट। देयर इज अ गैप बिटवीन द प्रॉमिस एंड द पेमेंट। तो ऑथर ने वही कहा है कि हमको जो इस बार जो ये हो रहा है फ्रांस में कन्वेंशन हो रहा है या एक तरह समिट हो रहा है फॉर द न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के रूप में, तो इसमें हो सकता है कुछ मतलब कहना चाहिए कि एक्शन वर्दी चीज़ें हों और कुछ ऐसा हो जिसमें कि हम प्रॉपरली देख पाएँ कि कुछ हमको विजिबल रिजल्ट्स मिलें। तो ऑथर ने 3 चीज़ों की बात की कि 3 चीज़ें जो है वो होनी चाहिए इस बार के जो ये समिट होगा। वहाँ पे 3 कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर पैक्ट, प्लेटफॉर्म एंड पाथवे। पैक्ट, प्लेटफॉर्म एंड पाथवे। द फर्स्ट इज टू क्रिएट ग्लोबल पैक्ट फॉर द फ्लो ऑफ फाइनेंसेस। पहला एक ये याद रखना है कि इस समिट में एक प्रॉपर पैक्ट होना चाहिए फॉर फाइनेंसिंग फ्लो, कि किस तरीके से फाइनेंसेस फ्लो करेंगे बोथ एट द डोमेस्टिक लेवल एज वेल एज द इंटरनेशनल लेवल। तो डोमेस्टिक लेवल में जो उनके ऊपर डेट है, इन सब है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन सब के ऊपर क्या डेट है, उसका इंटरनल मैकेनिज्म भी आप समझो और एक्सटर्नल इंटरनेशनल लेवल पे भी आप समझो। तो ये तो पहली चीज है पैक्ट की। दूसरा प्लेटफॉर्म। ऑथर ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाओ जहां पे सारे स्टेक होल्डर्स एक दूसरे की प्रोग्रेस देख सकें, किसको कितना फंड मिल रहा है। इससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। तीसरा है पाथवे, मतलब क्या जो पॉलिटिकल पाथवे है वो भी चार्ट आउट करना पड़ेगा आपको टाइम बाउंड मैनर में, ताकि क्लाइमेट फाइनेंस आप मतलब डिलीवर कर सके। ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा फाइनेंस एक समिट में तो होगा नहीं, कम से कम 10 समिट लगेंगे, 5 समिट लगेंगे,
रखेंगे। तो एक प्रॉपर पाथवे होना चाहिए कि किस तरीके से कब कब कितने फंड रिलीज करने हैं, उसका पूरा पाथवे एक तैयार होना चाहिए। तो ये पैक्ट, प्लेटफॉर्म एंड पाथवे, ये 3 कंपोनेंट्स ऑथर ने बताया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा जो एडिटोरियल है वो एडिटोरियल है रेफ्यूजीज के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि आज जो 20 जून है, सॉरी, इसको कमेमोरेट किया जाता है एज द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। याद रखिएगा 20th जून इज द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे एंड द ऑथर हैज रिटन दिस इन ऑनर ऑफ 103 मिलियन इंडिविजुअल्स हु आर नाउ हैविंग फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अनरेस्ट इन द वर्ल्ड वाइड, है ना। तो 103 मिलियन से ज्यादा इंडिविजुअल्स जो कि इधर से उधर भटक रहे हैं बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट वर्ल्ड वाइड। एंड ऑथर ने कहा कि जो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ही इज द चीफ ऑफ द मिशन UNHCR इंडिया, इनका ये कहना है कि जो रेफ्यूजीज हैं दे आर नॉट अ बर्डन, रादर दे कैन बी यूज्ड एज एन एसेट। ऑथर का जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि रेफ्यूजी शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ बर्डन, रादर दे शुड बी कंसीडर्ड एज एन एसेट एंड उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पहली चीज क्या क्या होना चाहिए, उनको पहले तो डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो सबसे बड़ा इश्यू ये है कि डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाते ये लोग, और अगर डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं बन पाएगा तो इनके पास ऑब्वियस सी बात है इनको कोई भी वेलफेयर सर्विसेज ये सब नहीं मिल पाएंगी। तो हो सकता है कि कोई कंट्रीज रेफ्यूजी कार्ड हो या इस तरह का कुछ भी एक एटलीस्ट प्रूफ का कार्ड होना चाहिए। दूसरा ऑथर का व्यू पॉइंट ये है कि जो यूथ है, रेफ्यूजी यूथ है, उनको आप सेल्फ रिलायंट बनाओ, दे आर ईगर टू वर्क, एंड ऐसे में आप उनको अगर सेल्फ रिलायंट बनाते हो, काम की अपॉर्चुनिटी देते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हो, तो दैट कैन गो माइल्स इन दैट। तीसरा, उनको प्रॉपर अगर आप प्रोवाइड कर सको हाउसिंग या इसके अलावा हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड कर सको, तो ऑल दीज थिंग्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स विच आर नीडेड एंड इसी की बात ऑथर ने की है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड मीजोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग इन आंध्राज गुंटूर। तो आंध्रा के गुंटूर रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को मीजोलिथिक एरा की रॉक पेंटिंग मिली है। पेंटिंग तो ऑब्वियसली बात है सारे टाइम पीरियड में थी, चाहे वो आप पैलियोलिथिक पीरियड में देख लो, चाहे आप मीजोलिथिक पीरियड में देख लो, चाहे आप नियोलिथिक पीरियड में देख लो, पेंटिंग्स वर देयर, है ना। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप की चीज़ें रिप्रेजेंट होती थी पेंटिंग में, है ना। और मीजोलिथिक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको साइट्स बता दूं मीजोलिथिक की, तो सराय नाहर राय, गोदावरी बेसिन ओडिशा, आंध्र प्रदेश में भी रीजन्स हैं, आदमगढ़ एंड भीमबेटका मध्य प्रदेश में हो गया, लंघनाज गुजरात में एक जगह हो गई, लंघनाज बागोर राजस्थान में हो गई। दीज आर द वेरियस लोकेशंस। फिर से एक बार बता दूं, बागौर आपका राजस्थान में है, इसमें हंटिंग एंड पैस्टोरलिज्म वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, पेंटिंग्स में दिखा है। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है एंड यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशंस डिस्कवर हुए हैं। अब देखो एनिमल डोमेस्टिकेशन मैंने पहले भी आपको, मैंने जब कोर्स लिया था तब भी बताया था कि हालांकि एनिमल डोमेस्टिकेशन नियोलिथिक का फीचर है, बट इसकी जो स्टार्टिंग है वो एंड ऑफ द मीजोलिथिक शुरू हो जाएगी ना, है ऑब्वियस बात है। कोई ऐसा डेट तो नहीं है प्रॉपरली कि हाँ आज से डोमेस्टिकेशन प्रॉपर हो गया, या आज से एग्रीकल्चर शुरू हो गया, या आज से सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई। तो हम जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं ना, तो उस पीरियड का मेजॉरिटी बताते हैं, जैसे कि हाँ ये मेजॉरिटी ऑफ द नियोलिथिक में आपको देखने को मिलेगा। मेगालिथिक में आपको मेजॉरिटी में एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, मेगालिथिक में आपको मेजॉरिटी में डोमेस्टिकेशन नहीं मिलेगा, मतलब थोड़े बहुत पार्ट में, लेकिन आपको ये एविडेंसेस भी मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो अर्लीस्ट एविडेंस है एनिमल डोमेस्टिकेशन वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा भीमबेटका भी एक साइट है, गुजरात में लंघनाज एक साइट है, मोहराना पहाड़ एक आपका उत्तर प्रदेश की साइट है, मोहराना पहाड़, लंघनाज आपका गुजरात का हो गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज साइट्स एंड ये आपको याद रखना है। तो दैट इज इट फॉर दिस डेट। अब हम थोड़ा सा कल की तरफ बढ़ते हैं। तो कल के एनालिसिस में जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है क्लिनिकल ट्रायल्स के रिगार्डिंग। तो क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को इनरोल किया जाता है, ऐसे पार्टिसिपेंट्स को जो एक बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होते हैं, और फिर उनमें इंटरवेंशन दिया जाता है, मतलब कि मेडिसिन दिया जाता है। अब जरूरी नहीं कि क्लिनिकल ट्रायल केवल मेडिसिन का हो, क्लिनिकल ट्रायल आपका मेडिसिन का भी हो सकता है, डिवाइसेस का भी हो सकता है, मेडिकल डिवाइसेस का भी, और इवन प्रोसीजर्स का भी, है ना। कोई
नया प्रोसीजर है तो उसका भी क्लिनिकल ट्रायल हो सकता है। उसके बाद इंटरवेंशन देने के बाद आपके आउटकम्स को मेजर किया जाता है कि व्हाट आर द आउटकम्स दैट यू हैव रिसीव्ड, ठीक है ना। और आउटकम्स, ये सारी चीजें प्री डिटरमाइंड प्लान के अकॉर्डिंग होती है। अब क्लिनिकल ट्रायल्स जरूरी नहीं कि एक साथ हो, क्लिनिकल ट्रायल्स आपके फेजेस में हो सकते हैं। जैसे वैक्सीन का डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग फेजेस में होता है ना, वैसे ही क्लिनिकल ट्रायल्स भी अलग अलग फेजेस में होता है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है द वाई क्रोमोसोम। ये वाई क्रोमोसोम का पहले तो याद रखेगा, वाई क्रोमोसोम को मास्टर ऑफ मेलनेस भी कहा जाता है, मास्टर ऑफ मेलनेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो इन एडिशन टू द 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच वी हैव अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड एक्स एंड वाई। तो 22 पेयर तो आपको नॉर्मल पता है, लेकिन एक पेयर होता है जो सेक्स क्रोमोसोम का एक्स एंड वाई होता है। सेक्स जो डिटर्मिनेशन होता है वो एक्स इसी क्रोमोसोम की वजह से होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो बायोलॉजिकल मेल्स उनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलेगा, एंड जो बायोलॉजिकल फीमेल्स हैं उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स मिलेंगे, जो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है। तो जो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है वो वाई क्रोमोसोम हो गया ना, इट डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल मेल सेक्स। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऑथर ने जो रिसर्च हुई है वो ये बताई है, एक तो याद रखिएगा कि जो वाई क्रोमोसोम है उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंट अमंग द अदर क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम होता है इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, पुअर फंक्शनल यूटिलिटी होती है, रिलक्टेंस टू सोशलाइज यानी कि इट डज नॉट रिकम्बाइन, एंड एक और चीज आपको बता दूं कि धीरे धीरे जो ये है डीजनरेट होता है ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ऑथर का ये कहना है कि इसको, इस टर्म को बोलते हैं एलओवाई, यानी लूज द वाई क्रोमोसोम। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, यू विल लूज द वाई क्रोमोसोम, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंसर, अल्जाइमर्स डिसीज एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन। तो ये लूज द वाई क्रोमोसोम उस कारण से इंपॉर्टेंट है, एलओवाई जिसको बोलते हैं, एंड इट इज रिलेटेड टू मेनी हार्ट डिसीजेज एज वेल, कार्डियोमायोपैथी जिसको बोलते हैं, या थिकनिंग ऑफ द हार्ट टिश्यूज, फाइब्रोसिस जिसको बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें इससे एसोसिएटेड है धीरे धीरे जब ये डीजनरेट होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, इसको आप याद रखिएगा। अब एक और न्यूज़ कल की आई थी कि मन की बात कार्यक्रम हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एमरजेंसी एफर्ट्स टू इरेडिकेट ट्यूबरकुलोसिस। आप सबको पता होना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना है, उसका टारगेट हमने कितना रखा है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। हालांकि मणिपुर उसके इशू के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला, इस कारण से लोग उनसे खुश नहीं थे। अगली न्यूज़ है गीता प्रेस गोरखपुर हैज़ बीन अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज फॉर 2021। तो गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 विल बी conferred on the Gita Press Gorakhpur, which is one of the largest publishers of religious texts such as the Bhagavad Gita, the Ramayana and the Upanishads. And the decision to confer this award to Gita Press was taken by a jury headed by the Prime Minister Narendra Modi after due deliberations. And याद रखिएगा, this is the thing which has happened, and I hope you got clarity regarding that. थोड़ा सा यहाँ पे और न्यूज़ देख लेते हैं। द एनुअल गांधी पीस प्राइज was instituted in 1995 on the occasion of 125th anniversary of Mahatma Gandhi. Award carries an amount of rupees 1 crore or with a citation, a plaque and exquisite handicraft और हैंडलूम आइटम। तो ये सारी चीज़ें दी जाती है। एंड इसके अलावा पहले ये अवार्ड इसरो को दिया जा चुका है, रामकृष्ण मिशन को दिया जा चुका है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को दिया जा चुका है, विवेकानंद केंद्र को दिया जा चुका है, इसके अलावा कन्याकुमारी एंड सुलभ इंटरनेशनल को दिया जा चुका है। एंड इसके अलावा इट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द नेल्सन मंडेला, बाबा आमटे, है ना, एंड बहुत डेस्मंड टूटू को भी दिया जा चुका है। तो ये सारे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है, आई होप यू रिमेंबर दैट। टेलीग्राम बॉट्स देयर फंक्शनिंग एंड पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ऑथर ने यहाँ पे टेलीग्राम बॉट्स के बारे में बताया है। टेलीग्राम बॉट्स क्या होता है, तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, इसमें ये पता चला कि टेलीग्राम जो बॉट्स हैं दे हैड एक्सेस टू एंड वाज प्रेजेंटिंग द आइडेंटिफिकेशन नंबर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड फॉर वैक्सीनेशन पर्पज विच इंक्लूड्स आधार, पैन कार्ड एंड इवन पासपोर्ट नंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेलीग्राम के जो बॉट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, प्लस वहाँ से बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो लीकेज भी की जा रही है इन्फॉर्मेशन वहाँ से। एंड टेलीग्राम बॉट्स क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ अ यूजर और अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम। The bots on Telegram are small applications that run entirely within the platform and can be designed to support any kind of task or service। कोई भी टास्क सर्विस दे सकते हैं, एक तरीके से प्रोग्राम के रूप में काम करते हैं, है ना।
छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, क्या ये सेफ है? तो अब सेफ क्यों होंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, सारे बॉट सेफ नहीं होते हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क पोज करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चैट हिस्ट्री इनके पास रहती है ना। तो यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ सर्विस प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ दीज बॉट्स, एंड बॉट्स कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय थ्रेट एक्टर्स, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी बॉट्स क्रिएट कर सकते हैं टू मतलब लीक द मैलिशियस कंटेंट या मैलिशियस इंटेंट के साथ वो इसको कर सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ना। एंड दिस इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं था। थोड़ा सा हम पहले की तरफ जाते हैं और परसों की तरफ। तो यहाँ पे हम आते हैं संडे के न्यूज़पेपर में 18 के। तो सैक्रेड स्पेसेस, पहली जो न्यूज़ है वो है सैक्रेड स्पेसेस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु की। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु का आर्टिकल था, जिसमें अपर नीलगिरीज के या और जो लोअर नीलगिरी है वहाँ बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, जिनको तोड़ाज, कोटाज, कुरुम्बाज, इरूलाज, दे ऑल आर देयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ नाम लिखे थे। तो पहले तो ट्राइब्स आपको पता लगे, तोड़ा, कोटाज, कुरुम्बाज, इरूलाज। अगर आपसे पूछिए कहाँ की ट्राइब में, देखो ओवरऑल एरिया याद रखना है एटलीस्ट। हम नीलगिरी की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, साउथ की बात कर रहे हैं, तो ये साउथ की ट्राइब्स हो गई ना। तो अगर कोई नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट यहाँ के रीजन्स होंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थिवमाना नाम लिखा है, थिवमाना या गॉड्स हाउस, ठीक है ना। तो इट इज अ थैच्ड हट बट इज क्लीन्ड एवरी डे एंड अ लैम्प इज लिट इन द इवनिंग। तो यहाँ थिवमाना जो होता है इट इज अ गॉड्स हाउस। और जैसे बहुत सारे घर बने इनका, इन ट्राइब्स के ऐसे 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 घर बने होते हैं ना, तो उनमें से एक बीच में एक घर होता है जिसको रोज साफ करते हैं, जहाँ पे लैम्प जलता है, उसको भगवान का घर मानते हैं। इसके अलावा मुल्लू कुरुम्बास दे एलोकेट सेंट्रली लोकेटेड हट। मुल्लू कुरुम्बास का ये एक तरीके से तरीका होता है ना, याद रखिएगा। एंड कुरुम्बा प्रीस्ट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ अ पॉन्ड नोन एज गंगी थाई। तो एक गंगी थाई नाम का पॉन्ड होता है कुरुम्बास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉन्ड का जो वाटर है कंसिडर्ड सेक्रेड एंड इज यूज्ड टू क्लीन द सेडिकाई ट्राइबल विलेज मंडप टेम्पल, जो मडप्पा टेम्पल। तो जो यहाँ का टेम्पल है उसको साफ करने के लिए यही सेक्रेड वाटर यूज होता है, गंगी थाई, पॉन्ड ऑफ गंगी थाई विच इज कुरुम्बा पॉन्ड, ठीक है ना। इसके अलावा तोड़ाज एंड कोटाज दे हैव देयर टेम्पल्स इन अपर नीलगिरीज। द मेन टेम्पल ऑफ द तोड़ाज इज मुथा नाड मुंड। ये उडाग मंडलम के पास है, ऊटी के पास है ना। द कोनिकल टेम्पल्स कॉल्ड मूनबू, मूनबू भी याद रखेगा। इट्स अ प्लेस वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लैन गैदर एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ और न्यू ईयर, ठीक है। मूनबू याद रखेगा। एंड ओनली द प्रीस्ट एंटर्स द मूनबू, ठीक है ना। और कोटाज के लिए जो मेन गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, वो अय्यानौर और अम्मानौर है, याद रखिएगा, अय्यानौर और अम्मानौर मेन गॉड्स फॉर द कोटास, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं फ्रॉम द संडे न्यूज़पेपर। कोविन डेटा का लीक हुआ है, तो ये आपको पता है कोविन डेटा का लीक है। हालांकि सर्ट इन यानी कि जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया है उसको लगाया गया है कि आप पता करो, बट पता नहीं कर पाया। कोविन आप सबको पता है गवर्नमेंट ओन्ड वेब पोर्टल है, 2021 में लाया गया था टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट। यहाँ पे आप हेल्थ अपना आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आपका यहाँ पे मतलब एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का के तरीके का है। एंड इट इज़ एन ऐप दैट प्रोवाइड्स डेटा ऑन वैक्सीन कोल्ड चेन्स इन द कंट्री। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं। अब रियल टाइम बेसिकली अब बेनिफिशियरीज का डेटा अभी जो लीक हुआ है उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट जो है वो जांच कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ फाइनली निकला नहीं है। इसके अलावा हाउ कैन इंडिया दिस आर्टिकल, हाँ, व्हाट्स द इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। तो इंडिया यूएस ने एक नया एग्रीमेंट किया है। इसमें जो एग्रीमेंट्स हैं उनके आप लिस्ट बना लीजिए, प्रॉपर लिख लीजिए, इंडिया यूएस एग्रीमेंट्स ऑन रिसेंटली। पहला आईसीईटी लिख लीजिएगा। आईसीईटी क्या है? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इट वॉज अनाउंस्ड बाय जो बाइडेन एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे वो भी थे। आईसीईटी क्या होगा? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज अ फ्रेमवर्क एग्रीड अपॉन बाय द इंडियन यूएस फॉर कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन एरियाज इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। इन एरियाज में जो आप देख रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, इन एरियाज में कोऑपरेशन बढ़ेगा इंडिया और किसका? इंडिया और यूएस का, ठीक है ना।
इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि जो क्वाड ग्रुप है उसमें इंडिया यूएस ऑलरेडी बहुत क्लोज है, जापान भी है उसमें, है ना, ऑस्ट्रेलिया भी है उसमें, तो काफ़ी क्लोज है इंडिया यूएस के मतलब डिफेंस पर्पज से अगर हम देखें, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेंशन थी, इसके अलावा जो की कोलैबोरेशन वो है हमारा आईडेक्स के इंडस एक्स, याद रखिएगा ये इंडस एक्स, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, इट इज सेट टू बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग नाउ दिस विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, विजिट करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, उसमें इंडस एक्स यानी कि इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम। इसके अलावा जो नई डील्स हमारी और यूएस के बीच में होगी वो 5G और 6G सिस्टम के रिगार्डिंग होगी। इसके अलावा ओपन रैन के रिगार्डिंग हमारा कोलैबोरेशन होगा, एंड क्वांटम जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है उसके लिए भी हमारा होगा, पब्लिक प्राइवेट डायलॉग के रिगार्डिंग होगा। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट देयर। इंक्रीजिंग लाइट पोल्यूशन हैज़ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, तो ऑथर ने यहाँ पे लाइट पोल्यूशन का इम्पैक्ट बताया ह्यूमन हेल्थ पे और कल्चर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा इट कॉजेज हैबिटेट लॉस, इट कॉजेज डिस्ट्रप्शन ऑफ द फूड वेब्स एंड डिक्लाइनिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सटेंशियल ग्रीन हाउस गैस एमिशन एज वेल, एंड ये सारे आप लाइट पोल्यूशन के इम्पैक्ट लेंगे। ऑब्वियस बात है लाइट पोल्यूशन होगा तो रात के जो नॉकटर्नल्स हैं उनका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा, हैबिटेट लॉस भी होगा, प्लस फूड वेब्स खराब होंगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब लाइट पोल्यूशन होगा तो जो रात में हंट करते हैं वो कर नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो रिलेटेड हैं, फूड वेब्स खराब होंगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो होता ही है लाइट के रिलीज होने से। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो ये भी चीज़ आपकी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। So I think यहाँ पे PM मोदी हैज प्रपोज्ड द G20 मेंबरशिप फॉर द अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन याद रखिएगा 55 मेंबर स्टेट्स हैं जो अफ्रीकन मेंबर्स हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, उसकी 55 मेंबर्स इंक्लूडेड हैं, और G20 में इन अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप देने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है, और कहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा मतलब इक्वालिटी वाइज ये ग्रुप आगे आएगा, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पार्ट एज वेल। फ्रंट पेज में से कोई हाँ, फ्रंट पेज में खबर है डिजिटल आई डिटर्स प्रॉक्सी अटेंडेंस। तो अब मेघालय में एक नया सिस्टम लाया गया है, ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, वहाँ पे एक नया सिस्टम लाया गया है जहाँ पे गवर्नमेंट अपॉइंटेड टीचर्स रीसर्फेस होने लगे हैं। रीसर्फेस क्यों होने लगे हैं? क्योंकि अब वहाँ पे प्रॉक्सी अटेंडेंस नहीं लग सकती है, वहाँ पे आपका डिजिटल सिस्टम लाया गया है अटेंडेंस का, बायोमेट्रिक बेस्ड सिस्टम लाया गया है जिसको हम बोलते हैं टैम्स, टीचर अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लाया गया है मेघालय में। So I hope you got clarity regarding that. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.